ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग नीतियाँ और प्रचार मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आप आकाशवाणी के बारे में। आकाशवाणी क्या है कि कौन कौन से घटक हैं, या द्वितीय विश्व युद्ध और बाहरी सेवाएं कौन कौन सी थी, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जून 1935 में लियोनेल फिल्टन ने नाम बदलने तक एयर को पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में जाना जाता है। जब तक नाम नहीं बदलता तो इसे एयर के रूप में इसको जाना जाता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के लिए काम करने वाले फिल्डन को ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रसारण के विस्तार के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए भर्ती किया गया था कि उसमें हेल्प होने, तो उसके लिए उनको इंक्लूड किया गया था। इसके तहत 1935 में वे भारत पहुंचे, और उसके तहत क्या हुआ कि वो 1935 में भारत पहुंचे और प्रसारण नियंत्रक का पद स्वीकार किया, और प्रसारण नियंत्रक का कंट्रोलर का पद उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। CW गोएडर फिडलन और HL करके के द्वारा भारत में एयर सेवा यानी आकाशवाणी के लिए मूल योजना में संशोधन किया गया था, जिसमें प्रमुख स्थानों में मीडियम वेव रेडियो स्टेशन स्थापित करना था, जो एक उचित दूरी तक एक मजबूत ग्राउंड वेव सिग्नल प्रसारित करेगा। 1935 में ग्रामीण आबादी के लिए स्पष्ट रूप से लक्षित कार्यक्रमों के एयर के प्रसारण की शुरुआत की। केंद्रीय समाचार संगठन ने 1937 में नियमित तौर पर व्यावसायिक रूप से निर्मित समाचार बुलेटिनों और टिप्पणियों के साथ आकाशवाणी को उपलब्ध कराना शुरू किया। 1939 में भारत के बाहर के स्रोतों के लिए आकाशवाणी का प्रसारण शुरू हुआ। 1940 में फिल्डन ने भारत के से चले जाने के बाद, जब वो भारत से चले गए, उसके बाद विश्व युद्ध में योगदान देने के लिए सरकार ने AS बुखारी को प्रसारण नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया। जब वो चले गए फिल्डन, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे AS बुखारी को प्रसारण नियंत्रक के रूप में उनको पद नियुक्त किया गया, और 6 साल तक बुखारी आकाशवाणी के संचालन को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आकाशवाणी को जिज्ञासा के साथ साथ कलात्मक प्रतिभा और परिचालन दक्षता ऑपरेशनल एफिशिएंसी के प्रतिष्ठित मानदंड प्राप्त किए। आकाशवाणी क्या होती है, जिसे कि हम अपनी रेडियो के माध्यम से दूसरों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। उसमें हम एंटरटेनमेंट रंगमंच के भी कार्यक्रम होते हैं उसके द्वारा। अखिल भारतीय रेडियो की स्थापना कब हुई? भारत में 1921 से पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा वायरलेस तकनीक के उपयोग को नियंत्रित किया गया था। यानी कि 1921 से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके जो वायरलेस रेडियो थे उसका ही उपयोग किया गया था। बट बहरहाल 1921 में एक निजी कंपनी ने पहला रेडियो प्रसारण किया। फिर 1921 में पहला रेडियो प्रसारण किया गया प्राइवेट कंपनी के द्वारा, और फरवरी 1922 में सरकार ने भारतीय राज्यों और मार्कोनी कंपनी के एक प्रभाग पूर्व एजेंसी को पहला प्रसारण लाइसेंस प्रदान किया। 1923 और 1924 के बीच रंगून, मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे में हैम रेडियो क्लबों ने अपने अपने शहरों में प्रसारण के झंडे को लहराने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और मद्रास में, कोलकाता में, बॉम्बे में अपने अपने रेडियो चलाने के लिए, अपने अपने क्लब चलाने के लिए रेडियो, उसमें प्रसारण के झंडों को लहराने के लिए अपनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सरकार ने भारतीय प्रसारण कंपनी IBC को 1927 में प्रसारण शुरू करने की अनुमति दी, और फिर भारतीय प्रसारण शुरू करने के लिए सरकार ने IBC को 1927 में अपना प्रसारण करने के लिए उनको अनुमति दी गई। और IBC द्वारा शुरू किए गए बॉम्बे और कोलकाता स्टूडियो में प्रत्येक 1.5 किलोमीटर के हवाई प्रसारण से लैस थे। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ रेडियो स्टेशनों के उद्घाटन का स्वागत किया, लेकिन कुछ साल बाद IBC दिवालिया हो गए। यानी कि कुछ लोगों ने पहले तो इसका खूब जोर जोर से इसका स्वागत किया, बट कुछ साल बाद ही IBC दिवालिया हो गई, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी, तो इसकी वजह से उसके क्रैशेज आने लगे। फाइनेंशियली पैसे की कमी होने के कारण यह IBC जो कंपनी थी उसका दिवालिया निकल गया, वो ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद दूसरी कंपनी आई थी
1 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार को आईबीसी के प्रसारण कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस जिम्मेदारी को उद्योग और श्रम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर को सौंप दिया गया। और 1 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार को जो आईबीसी का जो प्रसारण चल रहा था उस पर कंट्रोल लगानी पड़ी, क्योंकि उसमें पैसे की कमी होने के कारण वो चल नहीं पा रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। तो उसकी जो जिम्मेदारी थी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर को उसका काम सौंप दिया गया। 1931 के अंत में लाइसेंसों की संख्या 8000 तक नहीं पहुंची थी और 1931 का जब एंड हुआ तो तब भी लाइसेंस जो थे, रेडियो के लिए लाइसेंस मिलते थे, उसकी संख्या 8000 तक नहीं पहुंची थी। और अधिकारियों ने भारतीय राज्य प्रसारण सेवा में भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया था। और भारतीय राज्य के जो प्रसारण थे, उन्होंने जो सेवाएं थी उसके लिए भविष्य के बारे में चिंता करने, उसके लिए टेंशन लेने के लिए व्यक्त करना शुरू कर दिया था, चिंताएं व्यक्त करनी शुरू कर दी थी, जो कि आईबीसी का उत्तराधिकारी था। आईएसबीएस के अंततः एक ओवरहाल किया और इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया आईबीसी कंपनी का, और इसका नाम चेंज कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और आकाशवाणी के पहले प्रसारण नियंत्रक लियोनेल फिल्डन के नेतृत्व में इसने 1936 में दिल्ली के एक नए माध्य लहर स्टेशन में 20 किलोवाट की बिजली उत्पादन के प्रसारण शुरू किया। और फिर इसको नियंत्रण किसको सौंप दिया गया? लियोनेल को सौंप दिया गया इसका नेतृत्व। और 1936 में दिल्ली के एक नए माध्यम लहर स्टेशन में 20 किलोवाट की बिजली उत्पादन के साथ इसका प्रसारण शुरू किया गया। और फिल्डन बीबीसी से सेकेंड मेट पर थे और वह अपने साथ अभिनव उपलब्धि का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए थे। और उनके पास काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां थी, उसका वो एक रिकॉर्ड लेकर आए थे अपने साथ। और 1940 में जब फिल्डन ने इस्तीफा दे दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध ने सुनिश्चित किया कि सरकार प्रचार के लिए रेडियो और संदेश दोनों का इस्तेमाल करे। और जब 1940 में फिल्डन ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, तो उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि सरकार जो है वो रेडियो का प्रचार करेगी और इसका इस्तेमाल, संदेशों को पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी रेडियो का। प्रसारण और भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित होने पर प्रसारण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और 1935 में जब सरकार का अधिनियम पारित हुआ तो उसमें जो प्रसारण था वो समवर्ती सूची में इंक्लूडेड किया गया, जिसमें प्रांतीय सरकारों की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया। और 1935 में अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार कानूनी रूप से क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों पर तब तक पुलिस नहीं लगा सकती थी जब तक कि वे इसे निरंकुश तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। और ब्रिटिश सरकार की जो कानूनी रूप से क्षेत्रीय पुलिस थी वो रेडियो स्टेशनों पर तब तक पुलिस नहीं लगा सकती थी जब तक कि वे इसके निरंकुश तरीके से इसका उपयोग नहीं करते, तब तक इस पर वो पुलिस नहीं लगा सकती थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते समर्थन और भारत में राष्ट्रीयवाद की भावना में उछाल ने सरकार को चिंतित कर दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते समर्थन और भारत में राष्ट्रीयवाद की भावना उछाल ने सरकार को चिंतित कर दिया। स्थानीय प्रसारण प्रदान करके सरकार ने इस अधिनियम की व्याख्या यह भी की कि जिन प्रांतों ने मुख्य रूप से राष्ट्रीयवादियों के समर्थन में मतदान किया था वे अपने राजनीतिक विचारों को रेडियो पर प्रसारित करने में सक्षम होंगे। और इस तरह के प्रसारण जो थे वो कुछ ऐसे थे जो सरकार को काफ़ी परेशान करने वाले थे, जो सरकार को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और वे लमबंदी की किसी भी संभावना को ख़त्म करने के लिए नई रणनीति पर विचार कर रहे थे। और भारत में रेडियो प्रसारण को ब्रिटेन की तुलना में अपर्याप्त समर्थन मिला। और भारत में रेडियो प्रसारण को ब्रिटेन के कंपैरिजन में देखें तो अपर्याप्त समर्थन मिला। भारत ने उपनिवेशिक सत्ता देश की अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के बारे में चिंतित थी और उनका मानना था कि एक अधिकार उदार रेडियो प्रणाली इस असुरक्षा में केवल इजाफा करने का काम करेगी। 1937 के चुनावों के दौरान 1935 के अधिनियम ने लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए नेताओं के बजाय अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट देने की अनुमति दी। और जो 1937 में जब चुनाव हुए तो उस दौरान जो 1935 के अधिनियम में जो लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए थे उनकी बजाय जो नेताओं के बजाय अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनको वोट देने की अनुमति दी गई थी। और लियोनेल फिल्डन
चुनावी कार्रवाई के लिए आकाशवाणी पर समय देना चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां कानूनी थी और 1935 के अधिनियम द्वारा स्वीकृत थीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस अवधारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसके बजाय फिल्डन को गोपनीय पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने उनके विघटनकारी कार्यों के प्रति अपनी जबरदस्त नाखुशी व्यक्त की। जॉसलिन जिम्विन लियोनेल फिल्डन को ब्रिटिश नीति तंत्र में एक विध्वंसक चरित्र के रूप में जाना जाता है। फिल्डन एक लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभरे और सुर्खियों में सबसे आगे आए, और फिल्डन जो थे वो लोकतांत्रिक शक्तियों में सबसे ऊपर उभरे और सुर्खियों में सबसे आगे आए। जिम्विन का तर्क है कि जब फिल्डन ने ISBS का नियंत्रण ग्रहण किया तो उसने भारत में राष्ट्रीयवादी नेताओं के मुद्दों के साथ सहमति बना ली। वही कहती हैं कि फिल्डन सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, कम्युनिस्टों और पूंजीपतियों, कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों के साथ दोस्त बन गए। हालांकि ये नेता उनके साथ सहमत थे कि रेडियो पर अपने राजनीतिक दर्शन का प्रसार करना एक अच्छा विचार होगा, और ये जो नेता थे वो उनके साथ सहमत थे कि रेडियो पर राजनीतिक दर्शन का प्रसारण करना भी अच्छा विचार होगा। वे औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को अपने हितों के लिए उपयोग करने में अत्यधिक संकोच करते रहे, और वे इसे इस्तेमाल करने वाले जो उपकरण थे वो अपने हितों के लिए उपयोग करने में अत्यधिक संकोच करते रहे। सेवाएं 1930 और 1936 के बीच बॉम्बे और कोलकाता में आकाशवाणी के स्टेशनों के साथ साथ दिल्ली में 1936 में एक बार स्टेशन के प्रसारण पर प्रत्येक रात 8:30 बजे के टाइम पर प्राइम टाइम स्लॉट के दौरान 2 दैनिक समाचार प्रसारण प्रसारित कर रहे थे, यानी कि 2 बार किया जाता था प्रसारण समाचारों का, और रात 9:30 बजे तक इस अवधि के दौरान एक अंग्रेजी भाषा की, दूसरी दिल्ली और बॉम्बे से हिंदुस्तानी भाषा में और 1/3 कोलकाता में बंगाली में समाचार रिपोर्ट थी। यानी कि इस अवधि के दौरान अंग्रेजी भाषा में और दूसरी तरफ दिल्ली और बॉम्बे में हिंदुस्तानी लैंग्वेज यानी कि उर्दू और हिंदी, और 1/3 कोलकाता में 1/3 ऑफ कोलकाता में बंगाली भाषा में समाचार पत्र की रिपोर्ट दी जाती थी। और बुलेटिन प्रत्येक स्टेशन द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे, और जो बुलेटिन जो थी वो प्रत्येक स्टेशन पर स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे, और इन स्टेशनों ने अधिक दैनिक बुलेटिन जोड़ने का प्रयोग किया। अंत में 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन CNO की स्थापना हुई, और समाचार बुलेटिन प्रतिदिन शाम को 6 बजे अंग्रेजी में और शाम 6:05 पर हिंदुस्तानी में प्रसारित किए गए। और जब CNO की स्थापना हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो समाचार जो थे, जो बुलेटिन जो देते थे समाचार की, वो शाम को 6 बजे तो अंग्रेजी में दी जाती थी और 6:05 पर हिंदुस्तानी लैंग्वेज यानी हिंदी और उर्दू में दी जाती थी। और 1949 तक आकाशवाणी द्वारा अपने समाचार बुलेटिनों को प्रसारित करने के हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जिसमें कि हिंदी और उर्दू से मिले थे, जो जनसाधारण की भाषा भी रही है, और इसका उपयोग किया जाता था जनसाधारण भाषा के लिए, नॉर्मल इसको ही उपयोग किया जाता था लोगों के द्वारा। और लियोनेल फिडलन ने अपनी रिपोर्ट में तर्क दिया कि हिंदुस्तानी को प्रसारण में इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक भाषा रहना चाहिए, जो यानी हिंदी और जो उर्दू हैं लैंग्वेज हैं, उनको जो इस्तेमाल में प्रसारण किया जा रहा है उसके इस्तेमाल में ये प्राथमिक भाषाएं होनी चाहिए, इसी में पहले लैंग्वेज में प्रसारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने अस्थायी रूप से इसे आर्य भाषी भारत के सबसे बड़े हिस्से में बोले जाने वाली या कम से कम समझी जाने वाली भाषा के रूप में अपनाया है, यानी कि या तो बोली जाती है या कम से कम समझी जाती है, ये लैंग्वेज उसको ही अपनाया है। और उनके अनुसार लियोनेल फिडलन के अनुसार देश में एक भावना कि आकाशवाणी को भारत के लिए एक सामान्य भाषा के विकास और विस्तार में सहायता करनी चाहिए, और इस भावना के अनुसरण में आकाशवाणी हिंदुस्तानी के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद एयर ने कुछ समय के लिए रेडियो प्रसारण में हिंदुस्तानी भाषा को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बनाए रखा, यानी कि कुछ टाइम के लिए क्या किया, जो स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी और उर्दू थी उसके ही रूप में समाचार पत्र या रेडियो में जो प्रसारण हुए थे वो हिंदी और उर्दू में ही हो रहे थे। एयर ने 27 नवंबर 1949 को अपनी सभी कार्यक्रम पत्रिकाओं
में हिंदुस्तानी शब्द को हिंदी में बदल दिया। इसके तुरंत बाद एयर ने उर्दू में अलग अलग समाचारों का प्रसारण भी शुरू कर दिया। यानी कि 27 नवंबर 1949 के बाद क्या किया गया, जो हिंदुस्तानी शब्द था उसको हिंदी में बदल दिया गया कि हिंदी लैंग्वेज, और उसके तुरंत बाद ही जो उर्दू लैंग्वेज थी उसका भी अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा उसका प्रसारण करना भी शुरू कर दिया गया। और 1937 में CNO की शुरुआत के साथ रेडियो स्टेशनों से समाचार प्रसारण के प्रसार में आकाशवाणी ने निम्नलिखित 2 योजनाओं पर विचार किया। 1937 में आकाशवाणी ने 2 योजनाओं पर विचार किया, जिसमें पहली क्या थी, दिल्ली में एक केंद्रीय समाचार कक्ष में समाचार रिपोर्ट लिखना और उन्हें फोन पर विभिन्न स्टेशनों पर प्रसारित करने के लिए एक संगठित कार्यक्रम था। यानी कि उनको रिपोर्टों को लिखना, फिर उनके द्वारा फोन के द्वारा उनकी जो रिपोर्टें लिखी गई हैं, जो समाचार रेडी किए गए हैं, उनको प्रसारित करना, इसका संगठित करने का कार्यक्रम किया गया। और जहां यह है तो लाइव या ऑफ एयर और एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक स्टेशन अपने समाचार प्रसारण की तैयारी और समाधान के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि या तो उसका लाइव प्रसारण किया जाए, या उसको ऑफ एयर किया जाए, या इसका ऑफलाइन या ऑफ एयर उसको प्रसारण किया जाए। और इसके लिए जो ये प्रसारण जो किया जाएगा, उसके जो स्टेशन का जो प्रसारणकर्ता होगा वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एयर ने पहली योजना को चुना क्योंकि इसने आर्थिक भाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हुए केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए सबसे अधिक क्षमता की पेशकश की। यानी कि जो एयर थी उसने क्या किया, जो पहली योजना थी उसको ही एक्सेप्ट किया आर्थिक लाभ के बिहाफ से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हुए केंद्रित नियंत्रण के लिए सबसे अधिक क्षमता की पेशकश की गई थी, तो उसने फर्स्ट को ही एक्सेप्ट किया। और स्टेशनों पर उत्पन्न होने वाले क्षेत्रीय बुलेटिनों के साथ केंद्रीकृत समाचारों और क्षेत्रीय बुलेटिनों के साथ साथ केंद्रित समाचारों को बढ़ाने की अवधारणा जो थी 1953 तक वो स्टार्ट नहीं हुई थी। और आकाशवाणी ने पाया कि टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक समाचारों का प्रसारण खराब था। यानी कि उन्होंने ये पाया, आकाशवाणी थी, एयर ने ये पाया कि जो टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से जो समाचार दिए जा रहे हैं उनका जो प्रसारण वो अच्छा नहीं है, वो खराब है। और शक्तिशाली शॉर्ट वेव ट्रांसमीटरों की तैनाती से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, और शक्तिशाली जो शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर थे उसकी जो स्थापना की गई, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। और आकाशवाणी ने लगातार केंद्रीय समाचारों को ऑफ एयर करने की इस दिनचर्या का पालन किया। और आकाशवाणी ने क्या करा कि जो दैनिक दिनचर्या के केंद्रीय समाचार होते हैं उनको ऑफ एयर यानी कि ऑफलाइन मोड में दिनचर्या करने का पालन किया। ग्रामीण प्रसारण और कार्यक्रम। अपने काम में जॉसलिन जिम्वन ने 2 समूह, अभिभावक और गांधीवादी, पर प्रकाश डाला, जिन्होंने भारतीय गांव को भारतीय संस्कृति और इतिहास के केंद्र के रूप में रखा। अभिभावक अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लोगों के लिए जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना के साथ ब्रिटिश अधिकारी थे, और उन्होंने गांवों को पिछड़ेपन और सामाजिक बुराइयों में फंसी परंपरा की सुरम्य संस्थाओं के रूप में चित्रित किया। उनका मानना था कि अतीत में फंसे रहने के कारण गांव आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो 8 अगस्त 1927 को एक अनौपचारिक सम्मेलन के दौरान ये कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें विभिन्न विभागों के सदस्यों ने ये विचार रखा सामने कि IBC जो है वो मुंबई और कोलकाता में शुरू होने वाले जो सामुदायिक रिसीवर हैं उनको उपयोग करके भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा के कार्यक्रम को प्रसारित किया जाए, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी डेवलप्ड हो सके। अगर वो पास्ट में ही जिएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बैठक की कार्यवाही से पता चलता है कि स्थानीय भाषाओं में समाचार एवं प्रवचन, गीत और संगीत की निगरानी प्रांतीय सरकारों द्वारा की जा सकती है। हालांकि प्रसारण की विषय वस्तु पर अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथों में ही रहेगा। रूढ़िवादिता के लिए जाने जाने वाली केंद्रीय सरकार सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए महंगे प्रयोगों में संसाधनों का निवेश नहीं करना चाहती थी कि जो महंगे उपकरण हैं, जो महंगे सामाजिक कल्याण के लिए जो सामाजिक कल्याण के सुधार में जो महंगे प्रयोग हैं उनमें अपने संसाधनों को निवेश करना नहीं चाहती थी, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। जब यह हो रहा था उस समय लंदन स्थित पूर्व ICS अधिकारियों और ग्रामीण भारत के रोमांटिक दृष्टिकोण वाले अधिकारियों के एक समूह ने मिलकर भारतीय ग्राम कल्याण संघ की स्थापना की। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसी टाइम पर पूर्व ICS अधिकारियों और ग्रामीण भारत के रोमांटिक दृष्टिकोण वाले जो अधिकारी थे उन्होंने मिलकर एक समूह तैयार किया, ग्राम कल्याण संघ की स्थापना की।
भारत में रेडियो प्रसारण के पहले 10 वर्षों के अंत में ग्रामीण प्रसारण शुरू हुआ, और जब भारत में रेडियो प्रसारण हुआ उसके पहले जो 10 वर्ष का जो एंड होने वाला था उस टाइम पर ग्रामीण प्रसारण शुरू हुआ था। 1929 में जब फ्रैंक लुगार्ड ब्रायन ने ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा तो उन्हें यह अभ्यास हुआ कि गांव पारंपरिक जीवन शैली की एक उत्कृष्ट इकाई हैं। और जब उन्होंने इसके बारे में लिखा तो उन्हें यह अभ्यास हुआ कि उन्हें यह पता चला कि गांव जो है वो पारंपरिक जीवन शैली की एक उत्कृष्ट इकाई है, लेकिन इसमें कई सामाजिक बुराइयां भी हैं जिसमें समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार की भागीदारी की आवश्यकता थी, जिसमें कि उसको सुधार किया जाए, उसको इम्प्रूवमेंट की लाई जाए, उसके लिए ब्रिटिश सरकार की भागीदारी की भी आवश्यकता है। ब्रायन ने पंजाब में एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र में एक अधिकारी के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा की। उन्होंने उसकी ब्रिटिश राज्य की सेवा की एक अधिकारी के रूप में, और गुड़गांव के जिले मजिस्ट्रेट के रूप में ग्राम उत्थान नामक एक परियोजना को लागू करने के प्रभावी थे। वो इस परियोजना के लक्ष्यों में कृषि सुधार, बीज और पशुधन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, गृह विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का उत्थान शामिल था। यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड किया गया था, उसमें कृषि सुधार के, कृषि को कैसे सुधार किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं, बीज और पशुधन का वैज्ञानिक के बारे में बताया, और वर्गीकरण, गृह विज्ञान के महिलाओं को कैसे उनके घर के बारे में बताया जा सकता है, और शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण जो महिलाएं थी उनका उत्थान भी इसमें शामिल था कि उनको भी डेवलप किया जाए। ये भी सब इनके इंक्लूडेड था इसमें, ताकि वे अपने घरों की बेहतर देखभाल कर सकें, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपने घरों की बेहतर देखभाल कर पाएँ, वे अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएँ। लॉर्ड हार्डिंग जो रेडियो के प्रयोग की इस तरह की ब्रिटिश पहल में शामिल थे, उन्होंने ब्रायन की परियोजना में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि वह गांव में रेडियो प्रसारण क्षेत्र में एक नवप्रवक्ता थे। उन्होंने भी इसमें इंक्लूड होने का फैसला किया क्योंकि वो जो थे वो एक नवप्रवक्ता थे रेडियो प्रसारण क्षेत्र में। ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के तहत उन्होंने 1931 में लाहौर में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में एक शौकिया रेडियो स्टेशन की स्थापना की। रेडियो में रुचि रखने वाले एक अन्य पूर्व भारतीय सिविल सेवा अधिकारी C.F. स्टिकलैंड ने लंदन में काम किया। उनका मानना था कि प्रांतीय सरकारें उनकी भाषा और मानसिकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए ग्राम प्रसारण का उपयोग करके अपने समुदाय के दर्शकों के साथ बेहतर बातचीत कर सकती हैं, और इस संगठन जो भारतीय ग्राम कल्याण संघ का एक घटक था का मानना था कि गांव भारतीय समाज का केंद्र था, और उनका मानना था कि जो गांव जो है वो भारतीय समाज का केंद्र हैं, और यही पर स्थित किसान जनता को शिक्षित और आपात स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और यहीं पर किसानों को शिक्षित करना चाहिए, और आपात की जो स्थिति हो या अन्य महत्वपूर्ण जो मामले हैं उनमें उनको सूचित किया जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। 1935 में इलाहाबाद और पेशेवर के वाणिज्यिक स्टेशनों ने अपने अपने शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण शुरू किया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण शुरू किया। स्टेशनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर रेडियो प्रसारण किया। आकाशवाणी के बाद में इन ग्रामीण कार्यक्रमों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। पेशेवर और इलाहाबाद में ग्राम केंद्रित कार्यक्रमों को आकाशवाणी में शामिल करने के बाद अंततः प्रत्येक स्टेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने वाली आबादी के लिए आधे घंटे के कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए मानक अभ्यास बन गए, जो अद्वितीय था। यानी कि जो आबादी जो सुनती थी उसको आधे घंटे का प्रसारण करना शुरू कर दिया। आधे घंटे का टाइम हो गया। पहले कितने तारीख के किया जाता था कि 6 बजे उसका किया जाता अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद 6-5 पे हिंदी और उर्दू में किया जाता था, लेकिन अब इसको टाइम बढ़ाकर आधे घंटे के लिए यह प्रसारण होने लगे क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए थे, और इसको ही अभ्यास बन गया, और इसको ही अद्वितीय था। यही जो था वो अद्वितीय था। कार्यक्रम एक बहुभाग सुनने वाले शो था जिसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था। और इसमें किन किन को इंक्लूड किया गया था? कृषि को इंक्लूड किया गया था, पशुपालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, स्वच्छ यानी हेल्थ को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। कार्यक्रम में शामिल अन्य विषय मौसम और बाजार मूल्य थे, और इसमें जो कार्यक्रम में जो और अन्य विषय शामिल किए गए थे वो क्या था? विषय
कौन कौन से थे? मौसम और बाजार के, मौसम कैसा चल रहा है उसके बारे में बताना, और बाजार के मूल्यों के बारे में भी बताना इंक्लूड किया गया था इसमें। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी ने गाँवों में लोगों को जन सुनवाई सेट उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और इसके अलावा जो आकाशवाणी थी उसने यह के द्वारा गाँवों में लोगों को जन सुनवाई सेट उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हम आकाशवाणी पर संगीत प्रबंध कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।